ये आपका अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमती है। किसमें घूमती है? इलेक्ट्रिकल पाथ पे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल पाथ का मतलब क्या होता है? ऐसे इलिप्स होता है, यानी ऐसे गोल गोल नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक? और अर्थ जो है, अर्थ ऐसे टिल्टेड एक्सिस पे, ठीक है, टिल्टेड एक्सिस पे घूमती है। तो टिल्टेड एक्सिस पे घूमने का मतलब क्या है? टिल्टेड एक्सिस पे घूमने का मतलब क्या है कि ये आपका इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सिमिलरली अब इसी में समझते जाइएगा। ऊपर लाइन कैंसर, बीच की लाइन इक्वेटर, और ठीक है, ओके, ठीक है। सन यहां रहेगा, सन, ये आपका सन हो गया। ठीक है, ये सन है, ओके। अब आप देखिए, आप समझिए इसको कि सन की जो रेज है, अब ये अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दूं इस पे इक्वेटर से, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सन की जो रोशनी है वो देखिए डायरेक्टली कहां पड़ रही है? कैप्रिकॉर्न पे। बोलने की जल्दी में गलत ना बोलो। कैप्रिकॉर्न पे, नीचे वाला कैप्रिकॉर्न होता है, डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। और इस पे कैसी पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है, स्लैंट पड़ रही है। यहां पे देखिए, बताइए डायरेक्ट कहां पड़ रही है और स्लैंट कहां पड़ रही है? यहां बताइए कहां डायरेक्ट पड़ रही है, और यहां कहां पड़ रही है डायरेक्ट? इक्वेटर पे। 22 दिसंबर को, कब? 22 दिसंबर को हर साल कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की। ठीक है, ओके। फिर आपका 21 मार्च को, 21 मार्च को सीधे इक्वेटर में पड़ती है। फिर 21 जून को, कब? 21 जून को कहां पड़ती है डायरेक्ट? कैंसर पे। और फिर 23 सितंबर को कहां पड़ती हैं? इक्वेटर पे। ठीक है, ओके। इसको यहां पे आप देखेंगे कि ये हर साल ऐसे ही होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को आप, अच्छा एक बात बताइए, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, अच्छा दोपहर में क्या सन हमसे बहुत दूर होता है या पास होता है? एक दिन में, एक घंटे में दूर तो और पास तो नहीं चला जाएगा ना भाई। सन यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ दूर दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताइए 22 दिसंबर को आपके यहाँ ठंडी होती है कि गर्मी होती है? ठंडी होती है ना। और जून में आपके यहाँ गर्मी होती है भाई। जून में आपके यहाँ गर्मी होती है और दिसंबर में आपके यहाँ ठंडी होती है। और दोनों सिचुएशन में आपको सन दूरी दिख रहा है लगभग। जब पास है तब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। मार्च में देख लो, सितंबर में देख लो, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडी होती है। तो पास और दूर से कोई खास फर्क पड़ रहा है? फर्क किससे पड़ रहा है कि डायरेक्ट सन की लाइट कब पड़ रही है। अच्छा बताओ, दोपहर में क्या एक दिन में सन ऐसे रोटेट कर जाती है, वो अर्थ ऐसे रोटेट कर जाती है, तो क्या दूर हो जाती है या पास आ जाती है? ना दूर होती है ना पास आती है। सन की डायरेक्ट रेस दोपहर में पड़ रही होती है ना आपके ऊपर, तो गर्मी ज्यादा होती है। और शाम को डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती, सर पे नहीं रहता ना सन। जब सर पे नहीं रहता, स्लैंट पड़ती है, तो गर्मी कम होती है कि नहीं है? अब ऐसे मान लो कि जैसे आग जल रही है हीटर पे, तो हीटर पे जो सामने बैठा है उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, जैसे साइड में बैठा है उसको कम लगेगी। तो जब सन की डायरेक्ट रेज आपके ऊपर पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा होगी, और अगर स्लैंट रेज पड़ेगी तो गर्मी कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई। 21 जून को कैंसर, और कैंसर इंडिया से होके जाता है, अभी मैंने आपको बताया कैंसर इंडिया से होके जाता है। तो जितने भी कंट्रीज कैंसर के ऊपर हैं, 21 जून को उनके यहाँ खूब गर्मी पड़ेगी। ठीक,
और 22 दिसंबर को क्या ठंडी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में कैप्रिकॉन कहां से होके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका में यानी अफ्रीका में, और उसके अलावा जो है आपका अर्जेंटीना वगैरह में, उधर नीचे की साइड में जहां से कैंसर कैप्रिकॉन होके जा रहा है, वहां पे यानी वहां पे दिसंबर में गर्मी होगी, ठीक है। तो जब सन की लाइट डायरेक्ट जहां पड़ेगी वहां पे गर्मी होगी, और जब गर्मी होती है तो दिन भी बड़ा होता है, देर तक सन दिखता है। अब आपको ये बात समझने के लिए ऐसा समझो। अच्छा देखिए, ये आप ऐसे देखिए, ये ऐसा है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा ऐसे ही तो रोटेट होगा, ये पूरा 24 घंटे में 24 आवर में ये पूरा घूम जाएगा, है ना, अपने एक्सेस पे ऐसे रोटेट कर जाएगी। अच्छा 24 आवर में रोटेट कर जाएगी, तो मुझे ये बताइए कि नॉर्थ पोल पे लाइट कब पड़ेगी, नॉर्थ पोल पे लाइट पड़ेगी कौन से घंटे पे पड़ेगी। लाइट सिर्फ कहां तक पड़ रही है, देखो ध्यान रखो, इधर पूरा डार्क है, इधर पूरा नॉर्थ पोल डार्क में। अगर ये 24 घंटे में ऐसे पूरा घूम भी जाती है तो भी नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पड़ पाएगी। देखिए आप देखिए, आपको ये सिरा दिख रहा है, ये सिरा दिख रहा है क्या आपको, ये नॉर्थ पोल है, आपको ये दिख रहा है, ऐसे अर्थ है। अब ये पूरा अगर घूम भी गया ऐसे, तो क्या आपको ये नॉर्थ दिखा, सामने नहीं दिखा ना, तो नॉर्थ नहीं दिखा, तो यहाँ पे जब तक, और आप सन हो, मान लो आप सन हो, आपको अगर ये दिखेगा तो इसका मतलब यहाँ उजाला होगा, आपको नहीं दिखेगा तो उजाला नहीं होगा। ये मैं पूरा घुमा रहा हूँ, आपको एक बार भी ये दिखा, आपको दिख रहा है, ये मैं घुमा रहा हूँ, दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, क्या ये व्हाइट वाला दिख रहा है ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, टिप नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे 24 घंटे में कभी सन निकलेगा, सूरज निकलेगा, नहीं निकलेगा, और यहाँ पे हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे साउथ पोल पे हमेशा दिन रहेगा, चाहे ये पूरा घूम जाएगा ऐसे तो भी दिन रहेगा, और यहाँ हमेशा रात रहेगी। तो 24 घंटे में भी यहाँ पे कभी सूरज नहीं डूबेगा, कहाँ, साउथ पोल पे, और यहाँ पे कभी सूरज निकलेगा नहीं। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक ये यहाँ ना पहुंच जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यही कंडीशन हो गई, अब नॉर्थ पोल पे लाइट पड़ रही है और साउथ पोल पे नहीं पड़ेगी, याद कर लो, ठीक है ना। अब यानी कि 6 महीने बाद यहाँ पे लाइट पड़नी शुरू होगी। अब यहाँ सारा दिन सूरज दिखेगा, लेकिन साउथ में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 6 महीने जब सूरज दिखेगा तभी तो दिन होगा, और जब सूरज छुपेगा तभी तो रात होगी। तो 6 महीने यहाँ दिन रहेगा नॉर्थ पोल पे, और 6 महीने दिन रहेगा साउथ पोल पे, ठीक है। और सन की रेज जितनी देर तक पड़ेगी उतना बड़ा दिन, जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना छोटा दिन, ठीक है ना। तो सन की रेज देर तक पड़ रही है, हमेशा पड़ रही है। जैसे मान लो ये मैंने कर रखा है आपको, सन की रेज, आप सन हो, ये घूम रहा है, यहाँ पे कम देर तक पड़ेगी और यहाँ पे ज्यादा देर तक आप देखते रहोगे, है ना, ऐसे। तो यानी कि जो ऊपर वाला साइड है वहां पे, यानी जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे ऐसे अर्थ होता चला जाएगा, मतलब ऐसे स्लैंट होता चला जाता है ना, जैसे ये। अब इस पार्ट पे देर तक लाइट पड़ेगी, लेकिन इस पार्ट पे और कम देर तक, इस पे कम देर तक और कम, है ना। तो ऐसे ऐसे कम होता चलेगा, यानी इस पार्ट पे सबसे ज्यादा देर तक दिन रहेगा, इस पे और कम देर तक, जैसे जैसे स्लैंट होता चला जाएगा वैसे वैसे कम देर तक दिन रहेगा। तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ उससे छोटा होगा, यहाँ उससे छोटा, यहाँ उससे छोटा, यहाँ बिल्कुल दिन ही नहीं होगा, ऐसा होगा। तो बेसिकली बात जो समझ में आ रही है आपको, वो ये आ रही है कि भैया ये जो सन का जो, ये अर्थ का जो रोटेशन है, वो रिवोल्यूशन है किसके, सन के चारों तरफ, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, मतलब वो मौसम बदलते हैं। आप देखिए यहाँ गर्मी होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है। यहाँ पे जून में हमारे यहाँ गर्मी है और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ रही है, समझ रहे हो। और सन का एक चीज आपने और ऑब्जर्व किया होगा कि सन जो है ना कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जा रहा है और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, ना ही नीचे कैप्रिकॉन से नीचे जा रहा है और ना ही कैंसर से ऊपर जा रहा है। ये भी बात देख लेते हैं। देखिए सन पूरे साल, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सन पूरे साल, अगर मैं इसको सीधा सीधा फिगर बना लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप देखेंगे कि ना ही ये 22 दिसंबर को यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक, फिर ये इधर से इधर जाता है कितनी तारीख को, 21 मार्च को, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पहुंच जाता है 21 जून को कैंसर पे, और फिर रिटर्न होता है
23 सितंबर को कहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब इक्वेटर पे है, और फिर 22 दिसंबर को यहाँ पहुंचता है। तो सन सिर्फ इसी बीच में रोटेट कर रहा है कि नहीं है? ना ये कभी कैंसर से ऊपर जा रहा है और ना ही कैप्रिकॉर्न से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जब सन जहाँ पे रोटेट करता रहेगा वहीं पे तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी, इसी रीजन में तो सबसे ज्यादा गर्मी होगी। जहां सन कभी डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पा रहा, स्लैंट पड़ रहा है, वहां तो ठंडी हो जाएगी ना एज कम्पेयर टू दैट। अभी तो आपने यही देखा। तो सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया कौन सा होगा? ट्रॉपिकल वाला, ठीक है ना? ट्रॉपिकल वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्मी वाला होगा। उससे ऊपर जाओगे, जब सन की डायरेक्ट लाइट कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो वहां ठंडी होगी, और जब पोल पे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही तो वहां पे हमेशा ठंडी रहेगी। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं तो ट्रॉपिकल वाले एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि आपने देखा इक्वेटोरियल रीजन में पानी है, इंडोनेशिया वाला पूरा एरिया उधर वाटर बहुत ज्यादा है ना? देखिए पूरा वाटर है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और जब बारिश ज्यादा होगी तो बारिश में क्या होता है, कीट पतंगे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे, वेजिटेशन ज्यादा हो जाएगा, कुकुर मुत्ते पैदा हो जाएंगे। कुकुर मुत्ते पैदा नहीं हो जाते मशरूमिंग हो जाती है, छोटे छोटे मशरूम पैदा हो जाते हैं, उनको कुकुर मुत्ता कहते हैं। यानी बहुत सारे है ना? तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी, तरह तरह के कीट पतंगे सब आपको बरसात में दिखते नहीं है। जब गर्मी भी ज्यादा हो और बरसात भी ज्यादा हो तो बहुत तरह के वेजिटेशन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, हरियाली हो जाती है लेकिन बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से इक्विटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ मिलते हैं, इसी रीजन में, इक्विटोरियल रीजन में, क्योंकि गर्मी भी होती है, खूब बारिश भी खूब होती है इवेपोरेशन की वजह से। समझ में आया बात? और इसका एक फिनोमिना इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्विटोरियल क्लाइमेट का फिनोमिना यह है कि सुबह 3 बजे तक गर्मी होती है, और 3 बजे तक खूब गर्मी होगी, इवेपोरेशन होगा, और 3 बजे के बाद जो है फिर बारिश शुरू हो जाएगी। डेली वहां ये होता है, गर्मी होती है और शाम को बारिश हो जाती है, और ऐसे करते हुए वो रीजन इतना गर्म नहीं रह जाता है। लेकिन उससे इसीलिए कहते हैं कि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे गर्मी ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है, और फिर शाम को बारिश हो जाती है, इसलिए वहां थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा गर्म रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न वाला रीजन, ये सबसे ज्यादा गर्म रीजन। बात आ गई समझ में? तो ये इसी तरह से हम क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाई जाएगी? इक्वेटोरियल रीजन में, क्या नाम है, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें भी ट्रॉपिक्स पे स्पेसिफिक। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंडा होता चला जाएगा, तो जैसे ठंडा होगा उसी टाइप का वहाँ क्लाइमेट मिलेगा। यानी ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का मतलब ज्यादा सनलाइट, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब ज्यादा वेजिटेशन, ज्यादा वेजिटेशन मतलब ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा प्लांट, ज्यादा एनिमल, ज्यादा चीजें। समझ रहे हो ना? और जैसे जैसे ये घटता चला जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे सन की लाइट घुटेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर नहीं होगा उतना, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट के बजाय ग्रासलैंड बन जाएंगे, और एकदम बारिश ना हो तो डिजर्ट बन जाएगा, गर्मी हो बारिश ना हो तो डिजर्ट बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से इस रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से सारे क्लाइमेट, इस रिवोल्यूशन की वजह से सारे क्लाइमेट बने, जितने भी टाइप के क्लाइमेट आपको मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, बट ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है ना? अब देखिए, आपको क्या मिलेंगे? फॉरेस्ट मिलेंगे, आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, और आप यार ध्यान से सुनिए यार, आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, आपको डिजर्ट भी मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन में देखो, ज्यादा बारिश हो जाए, गर्मी खूब है ट्रॉपिकल रीजन में, बारिश भी अगर हो जाए उस रीजन में तो क्या बन जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएंगे, ठीक है? ट्रॉपिकल गर्मी वाले, एवरग्रीन हमेशा हरा रहने वाले फॉरेस्ट बन जाएंगे, ठीक है? उससे ऊपर जाओगे, जैसे थोड़ी बारिश कम हो गई, इतनी बारिश कम नहीं हुई कि मतलब इतनी भी नहीं हुई कि जंगल बन जाए, और इतनी कम भी नहीं हुई कि एकदम डिजर्ट हो जाए, थोड़ी बारिश कम हुई, गर्मी है, तो उसमें क्या होगा? ग्रासलैंड बनेंगे, उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उनको सवाना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सवाना, ठीक है? उसके बाद में सवाना बनेगा, ओके? इसके अफ्रीका में सवाना कहते हैं। अच्छा, अब एकदम बारिश ना हो, बारिश एकदम खत्म हो जाए, लेकिन गर्मी हो फिर भी, तो क्या बनेगा? डेजर्ट बन जाएगा, जैसे सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट, इसको ट्रॉपिकल डिजर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल डिजर्ट। अब अगर थोड़ा ऊपर जाओ, ट्रॉपिकल के बाद कौन सा शुरू होता है? टेम्परेट। क्या शुरू होता है? टेम्परेट। अब टेम्परेट में क्या होगा? गर्मी कम हो गई, अब वहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल की वजह से थोड़ा बहुत रेनफॉल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, गर्मी है, कम है, और रेनफॉल ठीक ठाक सा हो जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़े पेड़ तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ग्रासलैंड तो बन सकते हैं ना, तो टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाता है। तो क्योंकि गर्मी ज्यादा नहीं है तो घास जलेगी नहीं, तो हरी घास मिलेगी वहां,
ठीक है, ऐसे रीजन्स को स्टेपीज रीजन या टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। और वहां बारिश ना हो और ठंडा पड़ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? कोल्ड डिजर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोल्ड डिजर्ट। यानी बारिश नहीं हो रही लेकिन ठंडा है तो कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बारिश नहीं हो रही यानी कुछ वेजिटेशन नहीं है, बारिश की वजह से टेम्परेचर की वजह से वेजिटेशन होता है, ठंडा है और बारिश नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा? कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा। लद्दाख का एरिया उधर सारा, ठीक है, गोबी डिजर्ट वगैरह ठंडा डिजर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है पेटागोनियन डिजर्ट है। उसके अलावा जैसे आपका जो है एक समझ आया टेम्परेट रीजन, उससे ऊपर आप जाओगे ट्रॉपिकल हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, थोड़ा और ऊपर जाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, बारिश भी ठीक ठाक नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, बारिश भी ठीक ठाक ही हो रही है, साइक्लोनिक रेनफॉल है। और जैसे मौसम होता है ना बढ़िया सुहाना मौसम, उस टाइप का मौसम, यानी ठंडी थोड़ी ज्यादा है लेकिन गर्मी कम है, यानी एकदम गर्मी नहीं पड़ रही बहुत ज्यादा। ऐसे टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं इसमें चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, इस टाइप के क्लाइमेट होते हैं। और वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट है। ठीक है, मस्त एकदम बढ़िया रहो। ठीक है, उसके अलावा और ऊपर जाओ, अब उसमें भी मार्जिन होता है, ईस्टर्न मार्जिन पे अलग टाइप का क्लाइमेट है, वेस्टर्न मार्जिन पे अलग टाइप का क्लाइमेट है, वो पूरा ज्योग्राफी है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा क्लाइमेट बन जाता है, एक ही रीजन में दो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। फिर अगर बारिश भी हो रही है, मौसम सीजनल बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? सीजन में बारिश हो रही है, ठंडी गर्मी बरसात वाला पूरा सीजन है, सीजनल बारिश हो रही है, गर्मी पे खूब गर्मी पड़ रही है, ठंडी में खूब गर्मी पड़ रही, ठंडी पड़ रही है, और बारिश, और वो लोकल कंडीशन भी उसमें इफेक्ट डालते हैं, मौसम का बदलना, हवाओं का डायरेक्शन चेंज होना, वो इफेक्ट डालता है। ऐसे क्लाइमेट को हम लोग कहते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट। क्या होता है? जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। उसके अलावा जब एकदम ठंडा हो जाता है तो उसको टाइगा, उससे ऊपर और एकदम ठंडा हो जाए, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, एकदम कोरल बियर वाला टाइप, तो उसको टुंड्रा। तो ऐसे, और जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उसी टाइप का वहां वेजिटेशन होगा। वेजिटेशन मतलब क्या? पेड़ पौधे जैसे होंगे, उसी तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। जीव जंतु को इंग्लिश में फौना फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, फोना और फ्लोरा, उसी तरह फ्लोरा फोना पाए जाएंगे। ठीक है ना, उसी तरह का वेजिटेशन मतलब सब्जी, मतलब वो क्या नाम है, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो ये टेरिस्टोरियल मतलब टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन पे इस तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग टेरिस्टेरियल क्लाइमेट या इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये सब इकोसिस्टम बनाएंगे ना, सपोर्ट करेंगे लाइफ को, तो ये पूरा सिस्टम बनाएंगे जो अलग अलग टाइप का सिस्टम। तो अगर ट्रॉपिक्स के ऊपर ऐसा सिस्टम बना है, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम होगा, ट्रॉपिकल सिस्टम में कई टाइप का हो सकता है, जैसा मैंने बोला इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड हो सकता है, इसी तरह टेम्परेट में ग्रासलैंड हो सकता है, टेम्परेट में डेजर्ट भी हो सकता है, और उससे ऊपर जाओगे तो आपका टाइगा और टुंड्रा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से पूरा क्लाइमेट होता है, और लोकल कंडीशन भी इन्फ्लुएंस करती है, बारिश इन्फ्लुएंस करती है, टेम्परेचर। तो सबसे बड़ा फैक्टर टेम्परेचर और बारिश है, किसके लिए? किसी क्लाइमेट का बनने के लिए या किसी इकोसिस्टम को बनने के लिए। तो आपको टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम ही है। अब हम थोड़ा स्लाइड से देखेंगे अलग अलग टाइप का चित्र, क्योंकि पिक्चर जो है ना बहुत सारी बातें बताती है।